ये है USS रैक्विन, अपने ज़माने की सबसे ख़तरनाक तरीन सबमरीन। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं आसिफ और आप देख रहे हैं ट्रैवल कहानी। क्या आपने कभी आबदोज़ देखी है? मैंने भी नहीं देखी। आज मैं आपको लेके जाने वाला हूं सबमरीन पे, एक रियल सबमरीन पे। तो हम जा रहे हैं कमीन साइंस सेंटर, जिसको पहले कार्नेगी साइंस सेंटर भी कहते थे। ये एक म्यूज़ियम है जिसमें एक रियल सबमरीन भी खड़ी है। कमीन साइंस सेंटर जो है ये बिल्कुल पिट्सबर्ग सिटी में है, दरिया के किनारे पे है बिल्कुल। यहाँ से 15-20 मिनट की ड्राइव है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो फाइनली हम कार्नेगी साइंस सेंटर के पार्किंग में पहुंच गए। और ये कैसे हो सकता है कि हम पिट्सबर्ग आए हैं और गलत एग्जिट ना लें। 3 बार गलत एग्जिट लिए, कोई 20 मिनट की डिले हुई है। 20 मिनट की राइड थे, हमें 40 मिनट लग गए। ब्रिजेस होते हैं यहाँ पे, ब्रिजेस में जैसे लेफ्ट एग्जिट जा रहे हैं और जैसे लेफ्ट एग्जिट लेते हैं पास में 2 एग्जिट और होते हैं। फिर बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि राइट वाला एग्जिट लेना है या लेफ्ट वाला। 3 बार गलत एग्जिट लिए, पूरा सिटी घूम के फिर अब इधर आए। ये है कमीन साइंस सेंटर का एंट्रेंस। ये जो है ये पिट्सबर्ग की सिटी में है, बिल्कुल दरिया के किनारे पे। और इसके अपोजिट साइड पे एक एक्री शोर स्टेडियम है, जो कि अमेरिकन फ़ुटबॉल का स्टेडियम है। अमेरिकन फ़ुटबॉल का मतलब सॉकर नहीं होता, नॉर्मल फ़ुटबॉल जो हम समझते हैं। ये वो वाला फ़ुटबॉल है जिसमें लोग एक दूसरे को टक्करें मारते हैं। तो जैसे ही हम साइंस सेंटर में एंटर करते हैं, राइट साइड पे ये एक रेस कार खड़ी है। ज़िंदगी में पहली बार मैं कोई रेस कार देख रहा हूँ। ये वही रेस कार है जो हम टीवी पे देखते थे, जो रेसेस लगाते थे, और इसने ओरिजिनल रेस में पार्टिसिपेट किया हुआ है। इसकी टॉप स्पीड जो है वो 240 माइल्स है। ये तकरीबन 400 किलोमीटर बनती है। ये है टिकट्स काउंटर, अभी हम यहाँ से टिकट्स लेंगे। यहाँ पे अंदर एक सिनेमा भी है, ये जिसमें ये वाली मूवीज़ लगी हैं। इन मूवीज़ के टिकट अलग होते हैं। तो यहाँ पे जो एंट्रेंस की टिकट है $25 पर पर्सन है। एक लेज़र शो होता है, उसके लिए $7 का एक्स्ट्रा का टिकट लेना पड़ता है। बाकी जो साइंस सेंटर में जो चीज़ें आप देख सकते हैं, और उसमें आप सबमरीन में भी जा सकते हैं। तो अभी हमने स्केड्यूल किया है टाइम, जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको टाइम स्केड्यूल करना है सबमरीन के विज़िट के लिए, क्योंकि उसमें लिमिटेड लोग जा सकते हैं। तो बारी बारी ग्रुप्स बना के जाते हैं लोग। 3 बजे का हमने टाइम स्केड्यूल किए, अभी 15-20 मिनट रहते हैं, तब तक हम ये म्यूज़ियम देखते हैं, फिर चलेंगे सबमरीन में। ये पता नहीं पिस्तौल है या कोई तोप है, मेरे ख्याल में पुराने ज़माने का रॉकेट लॉन्चर है। ये पीछे मेरे डाइविंग सूट है। ये सूट 1916 में बना है और 1984 तक के इस्तेमाल में रहा है। और ये तब का सबसे बेहतरीन सूट था जिसमें डाइवर डाइव करते थे और बहुत नीचे तक पानी में जा सकते थे। इसमें अगर आप चेक करें तो बिल्कुल लोहे का हेलमेट है। जो इसका वेस्ट है उसमें भी ब्रिक्स लगे हुए हैं, पत्थर से लगे हुए, वेट बढ़ाने के लिए। और जो उसके शूज़ हैं वो भी बहुत बारीक किस्म के हैं। और ये इसलिए होते थे ताकि डाइवर आसानी से पानी के नीचे दूर तक जा सके। और इसके साथ में एक एंकर भी पड़ा हुआ है। ये एंकर मतलब जब जहाज़ लंगर अंदाज होता है तो ये लंगर इसको कहते हैं, ये डालते हैं ताकि जहाज़ एक जगह पे रुका रहे। ये एंटी सबमरीन बम है। तो ये शिप से, लाइक सरफेस से जो शिप होती थी उससे, या फिर एयरक्राफ्ट से, जहाज़ से भी समंदर में फेंका जाता था। और उसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होती थी कि ये एक ख़ास डेप्थ पे जाके ना वहाँ पे पड़ता था। हाँ, इसको कहते हैं एंटी सबमरीन वेपन। तो ये साइंस सेंटर जो है ये बिल्कुल दरिया के किनारे पे, और आपको मेरे पीछे सबमरीन नज़र आ रहा होगा जो दरिया में खड़ी है। तो अभी कुछ देर में कुछ खा पी के फिर चलते हैं सबमरीन पे। 10-15 मिनट रह गए। हम यहाँ पे जो सिनेमा के एंट्रेंस है उसके सामने ही बिल्कुल कैफ़ेटेरिया है। ये अच्छा खासा बड़ा कैफ़ेटेरिया है, तो आप खाने पीने की चीज़ें बहुत सारी मिल सकती हैं यहाँ पे। और हम जो 10 मिनट यहीं पे वेट करेंगे और फिर चलेंगे सबमरीन देखने के लिए। फिर उसके बाद हम जाएंगे साइंस सेंटर के बाकी चीज़ें भी देखने के लिए।
time, an average of 90 men ate, slept, smoked, and everything else aboard this boat. It can go underwater for 2 days at a time and be out in about 3 months. You guys are going to have about 20 minutes today to make your way through the submarine following yellow arrows. I'll be behind you the entire time, happy to answer any questions that you guys may have. Just be aware that heading down, the stairs are going to be a little bit steep. And most importantly, since the submarine is 80 years old, look with your eyes, not your hands, because we want the submarine to make it to 100. All right? You guys would like to follow me? Everybody said Yeah. there's 90 guys. 9 guys have been on the submarine. इस सबमरीन का जो नाम है वो है USS रैक्विन। ये एक फ्रेंच ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है शार्क। शार्क मछली से, बिकॉज़ ये समंदर के अंदर बहुत अरसे तक रह सकती है, तो इसको शार्क मछली का नाम दिया गया है, क्योंकि वो ख़तरनाक भी होती है, अटैक भी करती है और समंदर के अंदर भी रहती है। और सीढ़ियाँ चेक करें, इधर तो अंदर आती ही सांस बंद होने लगी है। टॉरपीडो चेक करें, इस तरह के इस जहाज़ में 10 टॉरपीडोज़ आती हैं। बहुत ही डेडली वेपन है जो समंदर के अंदर जाके तो शिप्स को हिट करते थे। और ये जो सामने नज़र आ रहे हैं आपको कैनन से, यहाँ से ये लॉन्च होते हैं। तो ये सबमरीन जो है 1945 में बनी है और 1968 तक अपने ऑपरेशनल रही है, तो 20-22 साल ही ये ऑपरेशनल रही है। ये भी कुछ बैठने की जगह है, खाने की बहुत ही तंग जगह, अगर थोड़ा लंबा बंदा हो तो उसका तो सर भी लगेगा। डाइनिंग एरिया है यहाँ पे। ये बर्थ चेक करें, या इतनी छोटी सी जगह में 6 बंदे सोएंगे, 3 बंदे इधर, 3 बंदे उस साइड पे। ये क्लोजेट है जहाँ पे अभी भी उन लोगों का यूनिफॉर्म पड़ा है, जूते पड़े हैं जो लोग यहाँ पे काम करते थे। इस सबमरीन में ये टोटल 90 मीटर लंबा है और इसमें 80 लोग काम करते थे। ये तकरीबन 3 महीने तक अंडर वाटर रह सकता था और 3 महीने बाद इसको फिर बैटरीज चार्ज करने के लिए ऊपर आना ही पड़ता था। और ये न्यूक्लियर सबमरीन बनाने से पहले की वाली सबमरीन है, इसलिए इसको बहुत जल्दी रिटायर कर दिया गया, क्योंकि बाद में न्यूक्लियर सबमरीन बन गई। 1945 में ये बना था, जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने वाला था, तो ये वॉर में तो यूज़ नहीं हुई, लेकिन बाद में कोल्ड वॉर में ये सबमरीन इस्तेमाल हुई है। और कोल्ड वॉर में भी इसका काम मोस्टली जो था, कोल्ड वॉर में इसका जो मोस्टली काम था वो जासूसी करना था। और इसमें जो उस वक्त की जदीद टेक्नोलॉजी थी, इसमें रेडार्स लगे हुए थे जो ना कि सिर्फ शिप्स को डिटेक्ट कर सकते थे जो समंदर के ऊपर थे, बल्कि ये एयरक्राफ्ट भी डिटेक्ट कर सकते थे। ये इसका इंजन रूम है, कितने सारे लीवर हैं, कितने पुर्जे हैं, कोई समझ में नहीं आ रहे। बटन ही बटन है, पता नहीं ये लोग चलाते कैसे होंगे। और आप सोचे कि कितना कोई स्कैरी सा माहौल होगा। एक मूवी मैंने देखी थी, मुझे नाम याद नहीं है, जो इस तरह सबमरीन पे बनी थी। यार उस मूवी को देख के ही सांस बंद होने लगता था। और आप सोचें कि इस जगह पे, इतनी तंग जगह पे 80 लोग रहते थे एक साथ और सारा कुछ शेयर करते थे। ये नीचे बेसमेंट सी है और ये यहाँ पे रेडियो रूम है। देखिए यहाँ पे रेडियो रूम है, रेडियोस लगे हुए, यहाँ से सारी कम्युनिकेशन होती थी, सिग्नल्स आते थे। चले, तो इस सबमरीन का काम जो था बेसिकली वो डिटेक्शन करना था। तो जैसे जो रेडार्स होते हैं वो मोस्टली मुल्कों के बॉर्डर पे लगे होते हैं, लेकिन इस शिप का ये एडवांटेज था कि ये समंदर के बीच में हज़ारों किलोमीटर दूर रह के एडवांस डिटेक्ट कर लेता था और पहले से ही वो ख़बरदार कर देता था कि आपके मुल्क की तरफ कोई जहाज़ या शिप आ रहा है। और चूँकि कोल्ड वार चल रही थी तो इसने 22 साल तक अपना किरदार अदा किया। फिर उसके बाद नई सबमरीन्स बन गई, न्यूक्लियर सबमरीन्स बन गई, तो वो ज़्यादा पावरफुल थी, वो
ये 3 महीने से ज़्यादा नीचे नहीं रह सकती थी, कई हफ्ते रहती थी, फिर उसको ऊपर आना ही पड़ता था बैटरी चार्ज करने के लिए। ये बर्थ से सारे 18 लोग सिर्फ इतनी सी छोटी जगह पे सो सकते थे, बल्कि 20 लोग। तो ये इनके सोने की जगह थी, और जगह इतनी तंग है ना। अब सोचें कि ये इतनी सी तंग जगह पे, और आपको पता हो कि आप पानी में 1 किलोमीटर अंदर तैर रहे हैं। ये अब दूसरा इंजन है, ये दूसरा इंजन रूम है, इसको फॉरवर्ड इंजन कहते हैं। तो ज़ाहिर है इतनी बड़ी शिप में, एक जैसे जहाज़ में मल्टीपल इंजन्स होते हैं, इसमें भी मल्टीपल इंजन्स थे। ये इंजन 2 है, और यहाँ पे इसके गेजेस लगे हुए हैं, और किसी ने कपड़े भी सुखाने के लिए रखे हुए हैं। ज़ाहिर है यही चलता होगा फिर। अब कुछ तो करना पड़ेगा ना इन लोगों को, अगर ये 3 महीने तक इसमें रहेंगे। खाना पीना, बाथरूम, नहाना धोना, सारा कुछ इधर ही करना। यार वैसे सलाम है यार इन फौजियों को। लोग कहते हैं कि पैसे खा लेते हैं, ये कर लेते हैं, जान से प्यारी वाला कोई चीज़ होती है। और आप देखें, वो आप इंडिया के साथ जहाज़ लड़ाई में एक गाज़ी, हमारा एक गाज़ी सबमरीन था जो शहीद हो गया था, जिसमें बहुत सारे सोल्जर शहीद हो गए थे। तो सोचें, चाहे किसी भी मुल्क के सोल्जर हो, किसी के बच्चे होते हैं, किसी के वालिदैन होते हैं, किसी के बहन भाई होते हैं, और मुसलसल एक डर का बहुत बड़ा जिगर चाहिए। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। बहुत सारे हमारे ऐसे होंगे जो यहाँ पे अब सेफली खड़ी है, और उसको कह के अंदर आए तो सवाल नहीं पैदा होता कि उनकी सांस बंद होने लगेगी, वो नहीं आ सकती। और ये लोग महीनों इसमें रहते थे। ये मेरे ख्याल में हम एंड तक पहुँच चुके हैं। नहीं, एंड नहीं, अभी और आगे और भी यार, बहुत ही लंबा है। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आती कि यहाँ पे कोई हज़ारों नहीं तो सैकड़ों तो मीटर्स और बटन लगे होंगे। किस बटन का क्या काम है? प्रेशर, वोल्टेज, फील्ड, पता नहीं क्या क्या। इसको तो सीखने में 20 साल लग गए होंगे, तो 20 साल इसने काम कैसे किया है? फायर एक्सटिंग्विशर। अच्छा, इसमें 10 टॉर्पीडोज़ भी थे, जो कि इमरजेंसी के तौर पे अगर किसी पे अटैक करना हो तो ये लोग यूज़ कर सकते थे। और इसमें टॉर्पीडो डिटेक्ट करने की टेक्नोलॉजी भी होती है, जिसको सोनार डिटेक्शन या कुछ इस तरह से कहते हैं। तो अगर इसकी तरफ कोई टॉर्पीडो आ रहा हो तो ये पहले से डिटेक्ट कर लेता है। इसमें कुछ सेफ्टी का सिस्टम भी होता है। ये एक एक्सीडेंट में यहाँ पे मर गया था इसी शिप में, उसकी याद में ये तस्वीर लगी हुई है। यहाँ पे इस शिप का डिज़ाइन लगा हुआ है, समझ तो कोई नहीं आ रही। और मरने वालों के लिए डोनेशन। Is this the donation for the people who died here? No, that's just for the submarine. Has this submarine ever been in a war situation? No. It was used during the Cold War, but there was no combat during that, so it just went places and did small things. Just detections thing? Yes. So ये बंदा वीडियो में नहीं आना चाह रहा, इसलिए उसकी शक्ल में नहीं दिखा रहा। लेकिन इससे मैंने पूछा तो ये जहाज़ किसी जंग में इन्वॉल्व नहीं रहा, जैसे कि मैंने कहा था कि ये वर्ल्ड वॉर 2 के बिल्कुल एंड में बना है। तो कोल्ड वॉर में ये सिर्फ जासूसी करता रहा है, बस डिटेक्शन करता रहा है। तो ये था सबमरीन टूर। 90 मीटर लंबा ये सबमरीन है। एक फुटबॉल का ग्राउंड जो होता है वो 90 मीटर लंबा होता है। क्रिकेट की बाउंड्री 70-75 मीटर होती है, तो ये क्रिकेट की बाउंड्री से लंबा है। और ये दरिया में खड़ा है, ये ऐसे नहीं है कि किसी साइड में किसी उसके लिए खड़ा है। ओरिजिनल हालत में इन्होंने रखा हुआ है, दरिया में खड़ा है। और जितनी चीज़ें हैं उन्होंने पूरी कोशिश की है कि वो ओरिजिनल। सिर्फ एक टाइपराइटर जो उधर पड़ा था उसने कहा कि हमने बाद में रखा है, लेकिन ये ओरिजिनल ही है। इसमें नहीं यूज़ हुआ, लेकिन ओरिजिनल उसी ज़माने का टाइपराइटर है। बाकी जितनी भी चीज़ें, जो यूनिफॉर्म पड़ा था, जो सारी चीज़ें, कुछ जो खाने पीने की चीज़ें नज़र आई वो तो डमी मॉडल चीज़ें थी। ओके, थैंक यू ब्रो। ये जो ऊंचा टावर साहब को नज़र आ रहा है ना, ये इसका रेडार सिस्टम है यहाँ पे, और इसी से ये शिप्स भी डिटेक्ट करता था और इसी से ये जहाज़ भी डिटेक्ट करता था।
तो उस वक्त की एडवांस टेक्नोलॉजी ये थी कि ये ना सिर्फ समंदरी जहाज़ डिटेक्ट करता था बल्कि हवाई जो फाइटर जेट्स होते थे उसको भी अर्ली डिटेक्ट कर देता था, और किसी अमेरिका में एंटर होने से हज़ारों किलोमीटर पहले ये डिटेक्ट करके वार्निंग जारी कर देता था कि इस साइड से जहाज़ आ रहे हैं। तो ये अंडरग्राउंड, ये अंडर वाटर रहता था, छुपा रहता था, तो किसी भी एनिमी को इसका पता नहीं चलता था। और सबसे ख़तरनाक बात सबमरीन्स की यही थी कि ये छुपे रहते थे, किसी को पता नहीं होता था कि यह कहाँ पे है। और जो शिप्स थे उसको सबसे बड़ा डर जो होता था वो टॉर्पीडोज़ का होता था कि सबमरीन को कोई पता नहीं कि कहाँ पे और कहाँ से हमें आके टॉर्पीडो लगेगा। इसकी टॉर्पीडो की जो रेंज थी वो 2.6 माइल तक वो हिट कर सकती थी, कि तकरीबन 4 किलोमीटर दूर अगर इससे कोई जहाज़ हो तो वहाँ तक ये हिट कर सकती थी। तब ये प्रिसीशन गाइडेड और इस तरह की मिसाइल नहीं थे कि सैकड़ों किलोमीटर दूर जाके भी हिट कर दें, तो तब ये एडवांस टेक्नोलॉजी थी। ये हम आ गए, अब दूसरा ग्रुप जा रहा है, तो बेसिकली थोड़े थोड़े लोग लेके जाते हैं क्योंकि जगह तंग होती है, तो उनको मेक श्योर करते हैं कि लोग एंजॉय करें यहाँ पे एक्सपीरियंस। मैंने ज़िंदगी में पहली बार एक सबमरीन देखी है, और ऑफ कोर्स ज़िंदगी में पहली बार एक ओरिजिनल सबमरीन में अंदर गया हूँ और अंदर का सिस्टम सारा देखा हुआ है। हम दरिया के किनारे पे आए हैं, जहाँ पे हमने अभी सबमरीन देखी उसी के पास वॉकिंग ट्रेल है। दरिया में छोटे छोटे मछलियों के बच्चे हैं। मेरी वाइफ के साथ मेरी शर्त लग गई है, वो कह रही हैं कि ये टेडपोल्स हैं, मतलब ये मेंढक के बच्चे हैं, और मैं कह रहा हूँ कि ये मछली के बच्चे हैं। अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है तो बताएं कि ये क्या चीज़ है। वैसे दरिया में ना मेंढक के बच्चे नहीं होते। टेडपोल्स जो मेंढक के बच्चे होते हैं वो हमेशा किसी पॉन्ड में या इस तरह खड़े पानी में होते हैं। दरिया में तो कभी मैंने मेंढक नहीं देखे। अब आप लोग बताएं, अगर आप लोगों को नज़र आ रहे हैं तो ये मुझे बताएं कि ये क्या चीज़ है। सबमरीन का टूर हमने ले लिया है। अब साइंस सेंटर में घूमते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ है। ये 3 फ्लोर्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके इंटरेस्ट के लिए कुछ ना कुछ है। और ये सारा कुछ जो है साइंस से रिलेटेड है। यहाँ पे लोग आइस हॉकी खेल रहे हैं, सामने स्क्रीन लगी हुई है, और ये सारा कुछ इंक्लूडेड है टिकट में। मैं भी एक गेम खेलता हूँ। इतना लंबा डंडा, मैं क्रिकेट वाली शॉट मारूंगा। ऐसे करता हूँ, हॉकी वाला मारता हूँ यार। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं गोल की तरफ देखूँ या इसकी तरफ देखूँ। चलो बाल की तरफ देखने यार। फिर से ट्राई करते हैं, ट्राई अगेन। ये बड़ा मुश्किल इधर से करना है। क्या है यार, ऐसे करूं? अब मैं सीख गया हूँ, अब मुझे पता चल गया। गोल नहीं हुआ, गोल हो गया यार। गोलकीपर के टांगों के बीच में से गोल हो गया। चल, अगर आपके बच्चे हैं तो ज़रूर लेके आए। $25 में ये सारा कुछ, इस पे बहुत पैसे लग जाते हैं अगर आप किसी आर्केड में जाएं ना। मैं इस वक्त हूँ नासा के स्पेस स्टेशन में, ओरिजिनल वाले नहीं, लेकिन ये एग्जैक्ट रेप्लिका है नासा के स्पेस स्टेशन का जो यहाँ पे बना हुआ है। एस्ट्रोनॉट का रेप्लिका भी बनाया हुआ है जो कि उड़ता हुआ इधर उधर जा रहा है। ओके, तो चलते हैं ऊपर वाले फ्लोर पे। ये आप काउंटर पे जैसे एंटर होते हैं, राइट साइड पे ये रैंप सा बना हुआ है जिससे आप ऊपर जा सकते हैं। सारा कुछ तो मैं नहीं दिखा सकता एक एक चीज़,
शहाब साकिब मीटियोराइट जिसको कहते हैं, ये तकरीबन 30,000 साल पहले ज़मीन पे गिरा था और ये गिरा था डियाब्लो कैनियन में, एरिज़ोना में। अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह मुल्क में और सूरह अल हिज्र में शहाब साकिब, उलमा कहते हैं कि जो उन्होंने ज़िक्र किया वो शहाब साकिब के बारे में है कि जब शैतान 7वें आसमान पे जाके फ़रिश्तों की बातें सुनने की कोशिश करते हैं तो फ़रिश्ते उनको शहाब साकिब मारते हैं और उनको भगा देते हैं। और ये भी कहा जाता है कि वो फिर आके आधी अधूरी बातें, कुछ सच्ची कुछ उसमें झूठ मिला के वो फिर काहनों को और नजूमियों को और बताते हैं जो आगे आपको फ्यूचर बताते हैं, तो वो उनके कानों में डाल देते हैं। ये जब ओरिजिनली गिरने वाला था तो इसका साइज़ जो था वो कई मिलियन टन्स था, लेकिन जब ज़मीन तक पहुंचा और रगड़ खा के ये सिर्फ इतना ही रह गया। और इसका इम्पैक्ट इतना हैवी था कि इसने 1 स्क्वायर किलोमीटर का लंबा गड़ा बना दिया। अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि लाखों के हिसाब से ये ज़मीन पे की तरफ आते हैं और हवा में रगड़ खा के हवा में ही ख़त्म हो जाते हैं, ज़मीन तक नहीं पहुंच पाते। तो ये स्केल है, यानी कि वेट मशीन, और ये कोई आम वेट मशीन नहीं है, ये स्पेशल वेट मशीन है। इसमें आप अपना वज़न चेक कर सकते हैं मून के हिसाब से, मार्स के हिसाब से, वीनस और अर्थ कि ज़मीन पे आपका वज़न कितना होगा, वीनस में आपका कितना होगा, मार्स में कितना होगा, मून में कितना होगा। तो जी ज़मीन में मेरा वज़न है 194, वीनस पे मेरा वज़न है 170 पाउंड्स, मार्स पे वज़न है 75 पाउंड्स और मून पे वज़न है 33 पाउंड्स। तो मुझे लगता है कि वज़न कम करने के लिए ना मुझे वीनस में जाना चाहिए, 170 तक आ जाऊँगा वीनस पे। फिटनेस की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, मून पे चले जाओ, वज़न खुद ही कम हो जाएगा। अरे नहीं भाई, ओरिजिनल ट्रेन नहीं है ये यहाँ का पिट्सबर्ग का 3D मॉडल बना हुआ है पूरी सिटी का, और वो भी पुरानी सिटी का जिस ज़माने में ट्रेन्स चलते थे, बगियाँ होती थी, पुराने मॉडल्स के कार होते थे और जो मालगाड़ियाँ चलती थी। तो इसमें पहाड़ियाँ दिखाई गई हैं, घर दिखाए गए हैं। ये उसका 3D मॉडल बनाया गया है जिसमें कि दरिया भी दिखाया गया है, जो 3 दरिया आपस में मिलते हैं, जो उसके बीच में पहाड़ हैं और पुरानी सिटी। इसमें आपको हाई राइज, इस मॉडल में हाई राइज टावर्स नहीं है क्योंकि ये पुरानी सिटी का बनाया गया है जो 1950 से पहले की सिटी थी। जो अगर मेरी पिट्सबर्ग की वीडियो देखें ना, वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हुई हैं। सिर्फ उस वीडियो में बिल्डिंग सारी जदीद बिल्डिंग्स हैं, इसमें शहर पुराना है। ये इन्होंने दरिया दिखाया है जहाँ पे हम गए थे ना, पॉइंट स्टेट पार्क, जहाँ पे 3 दरिया आपस में मिलते हैं, तो ये वो जगह है। इस तरफ पहाड़ियाँ सारी ग्रीन है और अगर हम इस तरफ चलें तो ये देखें तो यहाँ पे सारे फॉल के कलर्स दिखाए हुए हैं इन्होंने, तो रंग बिरंगे कलर्स हैं दरख्तों के। अगर आप मेरी पिट्सबर्ग की वीडियो जाके देखें तो जो ओरिजिनल पहाड़ों के मैंने वीडियो बनाई हुई है तो वो बिल्कुल ऐसे ही हैं फॉल के कलर, इसमें ओरिजिनल ही ऐसे नज़र आते हैं। ये माइंस हैं। अच्छा, ये पहले यहाँ पे लाइमस्टोन के माइंस होते थे, तो ये उन्होंने माइंस भी डिस्प्ले किए हुए हैं। ये बर्फ़बारी वाला मौसम दिखाया है उन्होंने, दरख्तों पे कोई पत्ते नहीं हैं। जो एवरग्रीन दरख्त है वो ग्रीन है, बाकी मोस्टली दरख्तों पे पत्ते नहीं हैं। वो फॉल वाला मौसम दिखाया हुआ है, वहाँ पे समर का मौसम दिखाया हुआ है, गर्मी का। ये बेसिकली यहाँ पे 3 ही मौसम होते हैं। सर्दी का ख़िज़ा का मौसम होता है जिसमें दरख्त रंग चेंज कर देते हैं, और गर्मी का मौसम होता है जिसमें सारा कुछ ग्रीन होता है। तो 3 मौसम होते हैं यहाँ पे। अभी तक हमने सिर्फ एक ही फ्लोर देखी है और बस 10 मिनट रह गए। जल्दी जल्दी ऊपर जाते हैं कि ऊपर बस सिर्फ एक नज़र मार के आते हैं कि देखें क्या है। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें, हर चीज़ पे वीडियो बनाना मुश्किल है। मैं जितना मुझसे हो सका वीडियो बनाऊँगा। मुझे लगता है यहाँ पे ये बस सेंसर्स के थ्रू काम करता है। हाँ, चले आगे चलते हैं। इस फ्लोर पे, इस जगह पे जो सारा कुछ है ना, वो मेडिकल साइंस से रिलेटेड चीज़ें हैं। ये बस बच्चों के खेलने की जगह है। टॉप फ्लोर पे बस बच्चों के खेलने की जगह है, और आपके छोटे बच्चे हैं 2, 4, 5 साल के, तो यहाँ पे खेल सकते हैं। और सिर्फ खेल नहीं सकते, साथ साथ लर्निंग भी कर सकते हैं। तो ये था कमीन साइंस सेंटर, जिसको कार्नेगी साइंस सेंटर भी कहते हैं। ये पिट्सबर्ग में बिल्कुल दरिया के किनारे पे है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो
टाइम निकाल के आया करें। हम 2:30 बजे आए थे और 5 बजे ये बंद होता है और हमें टाइम इनफ नहीं लगा, हमें जल्दी करनी पड़ी। तो एटलीस्ट 4-5 घंटे निकाल के आएँ ताकि ये आप सारी जगह एक्सप्लोर कर सकें। इसमें छोटे बच्चों के लिए भी बहुत कुछ है और बड़ों के लिए भी बहुत कुछ है। तो अब बस टाइम ख़त्म हो गया, अनाउंसमेंट हो रही है कि निकलो भाई, दफ़ा हो जाओ। हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे पीछे सिक्योरिटी वाले आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि निकलो नहीं तो इधर ही से फेंक देंगे नीचे। तो बस निकलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।